मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, अभी वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा है और इससे हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें नियमों का पालन करना है। हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। हमें घर से बाहर निकलने पर मास्क लगा करके जाना है। जब अति आवश्यक हो तभी घर से निकले, और नहीं तो आप अपने घर में सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। आप हाथों को सैनिटाइज करें। कहीं से भी बाहर से भी जब आप आते हैं तो आप अपने हाथों को, अपने पैरों को साबुन से मजबूती के साथ साबुन से हाथ को धोएं और साफ करें। तो बच्चों, सतर्कता ही सुरक्षित हो सकते हैं। हमें सुरक्षित रहना है, हमें घर में रहना है और घर में ही रह करके हमें पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, अभी मैं आपके बीच में आया हूं हिंदी व्याकरण को लेकर। मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण और शब्द के बारे में बतलाया था। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वहाँ भेजे गए वीडियो को आप देखें, सीखें और समझें। तो बच्चों, आज हम फिर आपके बीच हिंदी व्याकरण को ही लेकर के आए हैं, और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे? वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य का परिभाषा क्या है? वाक्य का अर्थ क्या है? तो आज हम लोग इस चीज को जानेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, वाक्य क्या है? वाक्य की विशेषता क्या है? वाक्य के कौन कौन से अंग हैं और वाक्य के कौन कौन से भेद हैं? इन सब के बारे में आज मैं आपके बीच में जानकारी रखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कि वाक्य क्या है। बच्चों, आप याद करें जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि शब्द क्या है? शब्द वर्णों का समूह है, सार्थक समूह। अर्थात वर्णों को मिला करके, दो या दो से अधिक वर्णों को मिला करके सार्थक शब्द बनता है। तो उन्हीं सार्थक शब्दों को मिलाने पर वाक्य बनता है। कहने का अर्थ हुआ कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाने पर वाक्य का निर्माण होता है। अर्थात क्रमबद्ध सार्थक समूह, शब्द समूह, वैसा शब्द जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो सार्थक शब्द समूह जिससे कोई भाव या विचार स्पष्ट रूप से प्रकट हो, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। फिर से समझे बच्चों कि क्रमबद्ध सार्थक शब्द समूह। सार्थक शब्द समूह कहने का अर्थ हुआ कि जो शब्द सार्थक हो, जिसका कोई न कोई अर्थ हो, हमें समझ में आ जाए। तो क्रमबद्ध सार्थक शब्द समूह जिससे कोई भाव या विचार स्पष्ट रूप से प्रकट हो, उसे ही क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। आइए आप बोर्ड में देखें।
क्रमबद्ध सार्थक शब्द समूह जिससे कोई भाव या विचार स्पष्ट रूप से प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि शब्दों का वैसा समूह जहां दो या दो से अधिक शब्द हो, तो शब्दों का वैसा समूह जिसे पढ़ने के पश्चात हमें उसका अर्थ पर समझ में आ जाए, उसका भाव समझ में आ जाए, वही शब्द समूह जो सार्थक शब्द समूह है वाक्य कहलाता है। आइए वाक्य की कुछ दूसरी परिभाषा भी देखें। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जहां 2, 3, 4, 5 शब्द हों और उनको मिला करके एक वाक्य बनाया गया हो, एक समूह बनाया गया हो, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, अर्थात उसका भाव प्रकट हो, उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, तो वैसे शब्द सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहलाता है या वाक्य कहते हैं। आपके मन में कोई भाव है, कोई विचार है, तो विचार को पूर्णता प्रकट करने वाली, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। कहने मतलब कोई भी वाक्य हो तो एक क्रियापद होता है। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो यहां बताना एक क्या हुआ? एक क्रिया हो गया। आप सुन रहे हैं तो एक क्रिया है। कहने का अर्थ है कि विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। वह शब्द समूह, देखिए वाक्य की दूसरी परिभाषा और क्या है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। तो जितने भी शब्द होंगे वो शब्दों का जो समूह होगा और जिसको हम पढ़ने के पश्चात, देखने के पश्चात या सुनने के पश्चात हमें पूरी बात समझ में आ जाए कि वह क्या कह रहा है। जैसे मैं बच्चों को बता रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे बाजार जा रहे हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। तो हमने अभी जो भी उदाहरण आपके बीच रखा, तो ये सबसे क्या है? इसका अर्थ आप समझ में आ रहे हैं, ये बात आप पूरी तरह समझ पा रहे हैं, तो ये क्या हो गए? वाक्य हो गए। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या हो गया? वाक्य का एक अर्थ यह हुआ कि सार्थक शब्द समूहों के जिसका कोई भाव, विचार या अर्थ प्रकट होता हो और उसमें क्रियापद हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखें, छात्र पाठ याद कर रहे हैं, बालिका नाच रही है। यहां आप देखिए कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्द है। दूसरे उदाहरण में 1, 2, 3, 4 है। तो यहां पर 6 सार्थक शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनाया गया। यहां 1, 2, 3, 4, यहां 4 सार्थक शब्दों को मिला करके क्या बनाया गया है? वाक्य। तो सार्थक शब्द समूह मतलब शब्दों को मिलाने पर, सार्थक शब्दों को मिलाने पर वाक्य बनता है। तो वाक्य क्या हो गया कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। उक्त उदाहरण में आप देखिए, छात्र पाठ याद कर रहे हैं, बालिका नाच रही है। उक्त शब्द समूह से वक्ता के कहने का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। मतलब यहां जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला, वह जो बताने वाला, वह स्पष्ट बता रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं। तो छात्र पाठ याद कर रहे हैं, बालिका नाच रही है, अर्थात
बालिका क्या कर रही है, नाच है। तो वक्ता है जो कह रहा है, जो बता रहा है, जो समझा रहा है, उससे यह हमें पता चलता है कि इसका भाव स्पष्ट है, इसका अर्थ स्पष्ट प्रकट हो रहा है, अतः इसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो बच्चों, वाक्य आप समझ गए कि वाक्य क्या है। तो वाक्य वह है, वह सार्थक शब्दों का समूह जिसका भाव, अर्थ या विचार हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं वाक्य की विशेषता। आखिर वाक्य की क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता है। तो अब हम देखते हैं वाक्य की विशेषता। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या थी और आप जान गए होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं वाक्य की विशेषता कि आखिर वाक्य में क्या क्या विशेषता होती है। तो इसके कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं। तो वाक्य के कुछ विशेषता है। पहला क्या है, सार्थक शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य की रचना करते हैं। मतलब आप व्याकरण जब पढ़ते हैं और व्याकरण में कुछ नियम दिए गए हैं, तो उन नियमों में बंध करके ही सार्थक शब्द क्या करते हैं, एक वाक्य की रचना करते हैं, जिसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है या भाव या विचार हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। कहने का अर्थ हुआ कि सार्थक शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य की रचना करते हैं। ये आपकी पहला विशेषता। दूसरा है, वाक्य हमारे भावों या विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ है। अभी जैसे मैंने आपको वाक्य की जब परिभाषा बताया, तो वहां मैंने आपको बताया कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्द समूह जो है जिसका भाव या विचार प्रकट हो और जो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो दूसरी विशेषता क्या है कि वाक्य क्या है, वाक्य हमारे भावों या विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ है या समर्थ होता है। तीसरा, कर्ता और क्रिया वाक्य के लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी वाक्य के लिए कर्ता होना चाहिए और क्रिया होना चाहिए। कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, तो इसकी परिभाषा भी मैं आपको अगले वीडियो में आपके बीच आऊंगा। बस आप ये समझ लें कि कर्ता कौन होता है। जैसे जो क्रिया कर रहा है, वही व्यक्ति क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके बीच में व्याकरण पढ़ा रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो हम क्या हो गए, मैं कौन हो गया, मैं कर्ता हो गया। और क्रिया क्या हो गया, पढ़ाना, बोलना, लिखना। तो जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। हम आगे आपको वीडियो में कर्ता के बारे में और क्रिया के बारे में बताऊंगा। क्रिया क्या है आप थोड़ा सा समझ लें कि क्रिया जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। फिर से समझ ले, क्रिया क्या है, क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। और कर्ता क्या हो गया, जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है। तो किसी भी वाक्य में कर्ता, ये विशेषता है वाक्य की कि कर्ता और क्रिया वाक्य के लिए आवश्यक होते हैं। चौथा है, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का एक निश्चित कर्म होता है। कर्ता, कर्म और क्रिया, तो किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का एक निश्चित कर्म होता है। ऐसा नहीं कि क्रिया पहले, कर्म बाद में और कर्ता बीच में हो। ऐसा भी नहीं, कभी कहने का अर्थ हुआ कि कर्म पहले, क्रिया बाद में हो। ऐसा नहीं होता है, बल्कि कर्ता, कर्म और क्रिया का एक निश्चित कर्म होता है। तभी वह कर्म सही अर्थ, सही वाक्य, वो वाक्य का सही अर्थ प्रकट करता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का एक निश्चित कर्म होता है।
पांचवा है विशेषण। क्रिया विशेषण आदि का प्रयोग करने से वाक्य का विस्तार होता है। कर्ता कर्म और क्रिया तो हम लगाते ही हैं, लेकिन अगर विशेषण क्रिया विशेषण आदि पदों का भी अगर प्रयोग किया जाए तो वाक्य का क्या होता है, विस्तार होता है, वाक्य का विस्तार बढ़ता है। तो विशेषण क्रिया विशेषण आदि पदों का प्रयोग करने से वाक्य का क्या होता है, विस्तार होता है। तो अब विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, मैं आपको इसकी परिभाषा, इसके भेदों को आपके बीच में रखूंगा। बस संक्षिप्त में जान ले कि विशेषण क्या है। तो विशेषण किसी भी शब्द की जो विशेषता बतलाता है, जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम आपके बीच में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि बातों की जानकारी आपके बीच में रखूंगा। आगे देखते हैं। तो ये क्या थे, ये वाक्य की विशेषताएं थे। सार्थक शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य की रचना करते हैं। वाक्य हमारे भावों या विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ है। कर्ता और क्रिया वाक्य के लिए आवश्यक होते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का एक निश्चित कर्म होता है। विशेषण क्रिया विशेषण आदि पदों का प्रयोग करने से वाक्य का विस्तार होता है। तो ये था वाक्य की विशेषता। आइए अब हम अंत में देखते हैं वाक्य के अंग, कि वाक्य के कौन कौन से अंग हैं। तो वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। किसी भी वाक्य में दो अंग महत्वपूर्ण होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो आइए अब हम इन वाक्य के अंग की परिभाषा को समझते हैं कि उद्देश्य की क्या परिभाषा है और विधेय का क्या परिभाषा है। आइए बच्चों, अब हम लोग अंतिम में देखते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अर्थात किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना निश्चित है। बिना उद्देश्य का और बिना विधेय का वाक्य का रचना नहीं होती है। तो किसी भी वाक्य का यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए वाक्य में उद्देश्य और विधेय रहता है। तो आइए उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात उद्देश्य क्या है कि वाक्य में जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य प्रायः कर्ता होता है। उद्देश्य कौन होता है, तो कर्ता। अब कर्ता कौन है, अभी मैंने आपको बतलाया कि जो क्रिया करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो उद्देश्य कौन होता है, हमेशा कर्ता होता है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य प्रायः क्या होता है, कर्ता होता है। उदाहरण से समझें, जैसे राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में खाना कौन खा रहा है, राम। राम खाना खाता है, क्रिया क्या हुआ, खाना, खाता है, खाने का काम। तो खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। तो राम के बारे में कुछ कहा गया है। तो अभी वाक्य बताया कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम क्या कर रहा है, तो राम खाना खाता है। तो इस वाक्य में राम के बारे में, इस वाक्य में राम के बारे में बताया गया है। इस वाक्य में राम के बारे में बताया गया है कि राम क्या कर रहा है, राम खाना खाता है।
इस वाक्य में राम के बारे में कहा गया है कि राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, इसलिए राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य समझ गए बच्चों कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य का अर्थ ही हुआ कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो उद्देश्य कौन होता है, कर्ता। राम खाना खाता है, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, इसलिए राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब आइए देखते हैं विधेय। अभी राम खाना खाता है तो राम अभी क्या हो गया, उद्देश्य। तो राम के बारे में जो कहा जाए या उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे ही क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में खाना का कौन खाता है, तो राम कौन हो गया, उद्देश्य। बाकी क्या हो गया, इस वाक्य में खाना खाता है, विधेय हो गया। तो उद्देश्य के बारे में या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। राम खाना खाता है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम क्या कर रहा है, तो खाना खा रहा है। तो खाना खाना है वो क्या हो गया, विधेय हो गया। तो समझ गए बच्चों। एक बार पुनः हम दोहरा दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि वाक्य में, किसी भी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अभी आपने उदाहरण से समझा। जैसे राम खाना खाता है तो राम कर्ता हुआ, इसलिए राम उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया, खाना खाना। खाना खाना या खाना खाता है वो क्या हो गया, विधेय हो गया। तो बच्चों आज हम वाक्य के पहले भाग में यहीं तक। आज मैंने आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य की विशेषता और वाक्य के अंग बतलाए। हम अगले दिन अगले वीडियो में अब आपको आगे वाक्य के भेद लेकर के आएंगे, जहां आप समझेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। इसके बाद यहां हम और देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, और अगले दिन आपको वाक्य बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को भी आपके बीच में मैं रखूंगा। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होती है। हम अगले वीडियो में आएंगे और जहां हम आपको वाक्य के बारे में और वाक्य के भेद और वाक्य बनाने के नियम के बारे में आपके बीच में रखूंगा। तब तक के लिए बच्चों आप सब स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, साबुन से हाथ को धोते रहें और घर में बैठ करके मन लगा करके पढ़ाई करें। बच्चों हम यहीं तक। अब आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।